कल की क्लास में अपन ने एक चैप्टर स्टार्ट किया था, चैप्टर का नाम है कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी, जिसमें मैंने आप लोगों को टैक्स की कैलकुलेशन करना सिखाया था। ठीक है, अब अपन उसी चैप्टर में अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखते जाओ। तो मैंने बताया था कि कभी भी आप टैक्स लायबिलिटी की कैलकुलेशन करोगे तो स्टेप बाय स्टेप अपने को चलना है। ये चैप्टर प्रोसेस बेस्ड चैप्टर है, प्रोसेस को फॉलो करना है और टैक्स की कैलकुलेशन होती है। तो सबसे पहले अपने को क्या लिखना है, उस एसईसी की पर्सनल डिटेल्स। पर्सनल डिटेल में क्या क्या आएगा, उसका नाम, एज, क्वेश्चन अगर साइलेंट होगा तो बिलो 60 मानना है, और रेसिडेंशियल स्टेटस के लिए क्वेश्चन साइलेंट होगा तो रेसिडेंट मान के चलना है। क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि इसके बेस पे ही टैक्स का रेट डिसाइड होता है। ठीक है, तो मैंने बताया था कि इनकम दो टाइप की होती है, एक होती है नॉर्मल इनकम और दूसरी होती है स्पेशल। नॉर्मल इनकम पर टैक्स किस रेट से लगता है, स्लैब रेट से, और स्पेशल इनकम पर स्पेशल रेट से। तो स्लैब रेट का भी बारे में बताया था कि इसमें दो तरीके से स्लैब रेट लगता है, एक ओल्ड स्कीम से और एक न्यू स्कीम। तो ओल्ड स्कीम वाले में क्या था, बिलो 60 ईयर वाला है तो अप टू 2.5 लाख वाला था, 60 से 80 वाला है तो अप टू 3 लाख वाला था, और 80 से ऊपर वाला है तो 5 लाख वाला था। और क्या बोलते हैं, न्यू रिजीम वाला मैंने बोला अभी होल्ड करके रखो, लास्ट में 2-3 क्वेश्चन है करवाऊंगा उसको, है ना। उसके बाद स्पेशल रेट की बात करें तो स्पेशल रेट जो है स्पेशल इनकम पर लगता है। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर कितना टैक्स लगता है, उसमें देखेंगे डेट कि आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कौन से डेट का है। 22 जुलाई 2024 तक का है तो 20%, और 22 जुलाई 2024 के बाद का है तो 12.5% लगेगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर टैक्स कितना लगेगा, 22 जुलाई तक का है तो 15, और 22 जुलाई है उसके बाद वाला है तो 20% लगेगा। कैजुअल इनकम पर 30% और अनडिस्क्लोज इनकम पर 30%। ठीक है, तो कभी भी आप टैक्स की कैलकुलेशन करने जाओगे तो स्टेप बाय स्टेप चलना है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, पर्सनल डिटेल लेंगे। पर्सनल डिटेल में लेने के बाद अपन क्या करेंगे, टोटल इनकम की कैलकुलेशन करेंगे। अगर क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है टोटल इनकम, अलग अलग करके दिया है, तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, टोटल इनकम निकालना पड़ेगा। टोटल इनकम कैसे निकालोगे, पूरे पांचों हेड की इनकम को जोड़ना है और उसमें डिडक्शन माइनस करना है। माइनस करने के बाद जो इनकम बचती है उसको क्या बोलेंगे, टोटल इनकम। टोटल इनकम निकालने के बाद, टोटल इनकम आप निकाल लोगे, उसके बाद आप टोटल इनकम को दो पार्ट में बाइफरकेट करोगे, बांटोगे। स्पेशल इनकम को अलग करना है और नॉर्मल इनकम को अलग करना है। कैसे करना है देखो, सबसे पहले आप टोटल इनकम की स्क्रूटनी करो। स्क्रूटनी मतलब जांच करो, खोजो उसमें स्पेशल इनकम कौन कौन सी है, अगर है तो उसको निकाल निकाल के अलग कर दो। क्लियर है मेरी बात। तो स्पेशल इनकम को क्या करो, अलग निकाल दो। तो स्पेशल इनकम में 4 इनकम आती है, कौन कौन सी वाली, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म 111A वाला, कैजुअल इनकम और तो इसका टोटल मार दो तो आपको क्या मिल जाएगी, टोटल स्पेशल इनकम। अब अपन बात कर रहे हैं किसकी, नॉर्मल इनकम। तो नॉर्मल इनकम मतलब क्या होता है, टोटल इनकम में से जब आप स्पेशल इनकम को बाहर निकाल दोगे तो जो बची हुई इनकम होगी वो क्या होगी, नॉर्मल इनकम। तो वही मैंने यहां पर किया है, टोटल इनकम ले लो, उसमें से टोटल स्पेशल इनकम जो ये वाली आई थी ना उसको माइनस कर दो तो क्या बचेगी, नॉर्मल इनकम। यहां तक समझ में आई की बात, ठीक है। टोटल इनकम में हमने सारी स्पेशल इनकम को निकाल दिया, तो जो बचेगा उसको क्या बोलेंगे, नॉर्मल इनकम। अब कभी कभी है ना क्वेश्चन में हमको एग्रीकल्चर इनकम भी दिया रहता है। कभी कभी क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा, एग्रीकल्चर इनकम। नॉर्मली एग्रीकल्चर इनकम पर टैक्स नहीं लगता है। मैं जो बताने जा रहा हूं ध्यान से सुनना। अगर आप प्योर किसान हो, प्योर किसान मतलब अगर आपकी किसानी के अलावा मतलब एग्रीकल्चर की इनकम के अलावा और कोई दूसरी इनकम नहीं होती है, क्या बोला मैंने, अगर आप किसान हो तो किसान होगा तो एग्रीकल्चर का काम करोगे, तो आपकी उसके अलावा और कोई भी इनकम नहीं है तो आपकी 100% इनकम एग्जेम्प्ट होगी। लेकिन आप किसान हो उसके अलावा और दूसरे काम करके भी पैसे कमाते हो, जैसे बिजनेस करते हो, नौकरी करते हो कहीं पे, तो उस समय आपकी एग्रीकल्चर इनकम पर टैक्स लगेगा। और कैसे लगेगा उसका थोड़ा सा ऐसा सिस्टम है, तो वो कहानी नहीं पूछता आपसे, मैं उसके पीछे का बैकग्राउंड बता रहा हूं। अगर आप प्योर किसान हो, आपकी इनकम जो है प्योर एग्रीकल्चर इनकम है, तो टैक्स लगेगा ही नहीं। लेकिन आप एग्रीकल्चर इनकम के साथ साथ और भी कोई इनकम कमाते हो तो आपके ऊपर क्या लगेगा, आपकी उस एग्रीकल्चर इनकम पर भी टैक्स लगेगा।
लेकिन उसमें कुछ छूट मिल जाती है। ध्यान से सुनते जाओ। तो हमने अभी क्या किया, नॉर्मल इनकम निकाला। नॉर्मल इनकम कहां से आई, टोटल इनकम में स्पेशल इनकम बाहर निकाल दी, तो जो बचेगा वो क्या बोलेंगे उसको, नॉर्मल इनकम। मतलब टोटल में से स्पेशल हट गई, बची नॉर्मल। कभी कभी आपको क्वेश्चन में एग्रीकल्चर इनकम भी दे देगा, तो हमको नॉर्मल इनकम में क्या ऐड करना पड़ेगा, एग्रीकल्चर इनकम को ऐड करना पड़ेगा। नॉर्मल इनकम में क्या ऐड करेंगे, एग्रीकल्चर इनकम ऐड करेंगे, लेकिन तभी ऐड करेंगे जब ये कंडीशन फुलफिल होगी तब। पढ़ो क्या लिखा है, दो कंडीशन फुलफिल होगी, एंड लिखा है बीच में, एंड मतलब दोनों एक साथ पूरी होगी तब हमको नॉर्मल इनकम में एग्रीकल्चर इनकम को जोड़ना है। वो दोनों कंडीशन क्या है, आपकी जो टोटल इनकम है ना वो मिनिमम एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा होगी। कल की क्लास में मैंने आप लोगों को मिनिमम एग्जेम्पशन लिमिट के बारे में बताया था। मिनिमम एग्जेम्पशन लिमिट मतलब क्या होता है, अगर 60 साल से कम वाला है तो उसके लिए मिनिमम एग्जेम्पशन लिमिट कितनी, 2.5। 60 से 80 वाला है तो 3, और 80 से ऊपर वाला है तो 5। ये उनकी मिनिमम एग्जेम्पशन लिमिट है, इसको बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट भी बोलते हैं। अगर आपकी टोटल इनकम को चेक करोगे, वो मिनिमम एग्जेम्पशन लिमिट से क्या है, ज्यादा है, मतलब 2.5, 3 और 5 से ज्यादा है, जिसके लिए जो लिमिट एप्लीकेबल होती है। और आपकी एग्रीकल्चर इनकम किससे ज्यादा है, 5,000 से ज्यादा है, तो ही आपको एग्रीकल्चर इनकम को नॉर्मल इनकम में ऐड करना है, नहीं तो ऐड करने की जरूरत नहीं है। मतलब अगर आपकी मिनिमम आपकी टोटल इनकम मान लो 5 लाख है, मतलब ये मिनिमम एग्जाम्पशन लिमिट से ज्यादा है, लेकिन एग्रीकल्चर इनकम यहाँ पे क्वेश्चन में 3,000 दी हुई है बस, तो ऐड करेंगे, नहीं करेंगे। आपकी टोटल इनकम ही 2 लाख रुपए है, टोटल इनकम कितनी है, 2 लाख, एग्रीकल्चर इनकम कितनी है, 1 लाख, तो ऐड करेंगे, नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि ये तो 5,000 से ज्यादा है, लेकिन ये तो मिनिमम एग्जाम्पशन लिमिट से कम है। तो दो कंडीशन जब फुलफिल होगी ना एक साथ, तभी अपने को एग्रीकल्चर इनकम को क्या करना है, नॉर्मल इनकम में ऐड करना है। अब जब नॉर्मल इनकम में एग्रीकल्चर इनकम को ऐड कर देंगे तो जो हमारे पास इनकम आएगी उसको क्या बोलेंगे, एग्रीगेट इनकम। उसको क्या बोलेंगे, एग्रीगेट इनकम। अब टैक्स जो लगेगा ना इस पर लगेगा, इस पर नहीं लगेगा। तो मैंने यहां पर इनकम का बाइफरकेशन के, इसको थोड़ा सा हजम करो। सबसे पहले तो आपको पर्सनल डिटेल लिखनी है, उसके बाद टोटल इनकम अगर क्वेश्चन में नहीं दिए तो पहले टोटल इनकम कैलकुलेट करोगे। टोटल इनकम कैसे कैलकुलेट करोगे, पांचों हेड की इनकम को जोड़ोगे, माइनस क्या करोगे, डिडक्शन, तो आपको टोटल इनकम मिल जाएगी। टोटल इनकम कैलकुलेट करने के बाद आपको यह काम करना है, इनकम को 2 पार्ट में बांटना है, बाइफरकेट करना है। किसमें किसमें, स्पेशल इनकम में और नॉर्मल इनकम में। स्पेशल इनकम में क्या क्या आता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, 111A वाला, कैजुअल इनकम और अनडिस्क्लोज इनकम, ये आता है। अब इसका टोटल मार देंगे, टोटल मारने के बाद टोटल इनकम में इसको माइनस करेंगे, तो जो बचेगी इनकम उसको क्या बोलेंगे, नॉर्मल इनकम। ठीक है, अब नॉर्मल इनकम में हमको क्या ऐड करना है, एग्रीकल्चर इनकम। देखो क्वेश्चन में एग्रीकल्चर इनकम दिया होगा तभी ऐड करना है, नहीं दिया होगा तो ऐड नहीं करना, ये कोई रूल नहीं है। एग्रीकल्चर इनकम दिया है तभी ऐड होगा, नहीं दिया है तो ऐड नहीं होगा। लेकिन ऐड तब होगा जब ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होगी। कौन कौन सी, टोटल इनकम आपकी मिनिमम एग्जाम्पशन लिमिट से ज्यादा होगी, प्लस एग्रीकल्चर इनकम जो है 5,000 से ज्यादा होगी, तब ऐड करना है। तो जब नॉर्मल इनकम में आप एग्रीकल्चर इनकम को ऐड कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, एग्रीगेट इनकम। इतनी बात क्लियर है। ये हम बांट क्यों रहे दोनों पार्ट में, दो अलग अलग में बांटे क्यों। अगर टैक्स रेट सबके ऊपर एक ही रहता तो हमको बांटने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि हमको पता है स्पेशल इनकम पर स्पेशल रेट से टैक्स लगता है और नॉर्मल इनकम पर स्लैब रेट से टैक्स लगता है। स्लैब रेट समझते हो ना, उससे टैक्स लगता है, तो इसलिए हमको इनकम को अलग अलग पार्ट में बांटने की जरूरत पड़ती है। अब स्टेप नंबर 3 में आ जाओ भाई, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। और जो मैं सिखा रहा हूं कौन से स्कीम में है, ओल्ड स्कीम में। ठीक है, ओल्ड स्कीम में क्या लिखा है मैंने यहाँ पे, पढ़ो, टैक्स ऑन स्पेशल इनकम एज पर स्पेशल रेट। और यहां पर नीचे क्या लिखा है, टैक्स ऑन नॉर्मल और एग्रीगेट इनकम एज पर स्लैब रेट। तो है ना, अभी अंदर में क्या लिखा है ध्यान मत दो, हम पहले स्पेशल इनकम पर स्पेशल रेट से टैक्स निकालेंगे तो हमको ये मिलेगा। ठीक है, नॉर्मल इनकम पर स्लैब रेट से टैक्स निकालेंगे तो ये मिलेगा। ये ए और बी हुआ, तो ये दोनों को ऐड करेंगे तो अपने को क्या मिल जाएगा, यहाँ पे टोटल टैक्स मिल जाएगा। टोटल टैक्स जब मिलेगा तो हम उसमें क्या माइनस करेंगे,
रिबेट माइनस करेंगे, रिबेट माइनस करने के बाद उसमें एजुकेशन सेस 4% जोड़ेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, टोटल टैक्स लायबिलिटी मिल जाएगा। अभी एक एक करके धीरे धीरे सारे पत्ते खोल रहा हूं, देखते जाओ। सबसे पहले आप लोग आ जाओ टैक्स ऑन स्पेशल इनकम एज पर स्पेशल रेट। उधर कोई पन्ना पलटा रहा है बार बार, कुछ नहीं लिखा आपके पन्ने में, कॉपी बंद कर दो। अपन अभी क्या है की बात कर रहे हैं, टैक्स ऑन स्पेशल इनकम एज पर स्पेशल रेट। ध्यान से सुनना, ऊपर एग्रीकल्चर इनकम वाला समझ में आ गया था ना, कब जोड़ते हैं, ठीक है। अब इसको देखो, सबसे पहले अपन बात करेंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की। सबसे पहले बात किसकी कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में टैक्स का रेट कितना लगता है, 20% या फिर 12.5%। 20% कब लगेगा, 22 जुलाई तक का होगा तो 20 लगेगा, और 23 जुलाई से या उसके बाद का होगा तो 12.5%। ठीक है। तो सबसे पहले आप है ना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की जो भी अमाउंट होगी जो क्वेश्चन में दी हुई है उसको ले लो। क्या करना है अपने को, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की जो अमाउंट दी हुई है ना क्वेश्चन में उसको ले लो, और उसमें क्या माइनस करेंगे, शॉर्टफॉल माइनस करेंगे। क्या माइनस करेंगे, और शॉर्टफॉल तभी माइनस करेंगे जब ये कंडीशन पूरी होगी। अभी आगे का भी मत सोचो, पीछे का भी मत सोचो, पूरा फोकस आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर रखो बस। सबसे पहले क्या रखना है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, उसमें क्या माइनस करेंगे, शॉर्टफॉल। शॉर्टफॉल में अपन तभी शॉर्टफॉल तभी माइनस करेंगे जब ये कंडीशन पूरी होगी। क्या, ओनली इफ नॉर्मल इनकम इज लेस देन मिनिमम एग्जेम्पशन लिमिट। क्या होती है, चलो अभी 3 लाख और 5 लाख को साइड रखो, सिर्फ अभी एक नॉर्मल पर्सन की बात करते, कितनी होती है, 2.5 लाख। आपकी नॉर्मल इनकम आपने ऊपर निकाला, अभी नॉर्मल इनकम निकाले ना, ये वाली, ये नॉर्मल इनकम को देखना, ये मिनिमम एग्जेम्पशन लिमिट से क्या है, कम है। तो जितना कम होगा ना वही शॉर्टफॉल की अमाउंट बनती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी नॉर्मल इनकम आई है 1 लाख रुपए, नॉर्मल इनकम कितनी आई है, और आपकी मिनिमम एग्जेम्पशन लिमिट कितनी है, तो ये दोनों का डिफरेंस कितना होता है, तो ये 1.5 लाख ही शॉर्टफॉल कहलाएगा। शॉर्टफॉल मतलब नॉर्मल इनकम से मिनिमम इनकम कितनी छोटी है, मिनिमम एग्जेम्पशन लिमिट कितनी वो है, उल्टा बोल दिया, मिनिमम एग्जेम्पशन लिमिट से नॉर्मल इनकम कितनी कम है, तो जो डिफरेंस की अमाउंट है उसी को क्या बोलेंगे, शॉर्टफॉल। क्लियर है मेरी बात। आगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की अमाउंट ले लो, और इसमें क्या माइनस करना है, शॉर्टफॉल। शॉर्टफॉल तभी माइनस करेंगे जब नॉर्मल इनकम जो होगी किससे कम होगी, मिनिमम एग्जेम्पशन लिमिट से कम होगी। तो ये शॉर्टफॉल मैंने लिखा ना, तो शॉर्टफॉल की कैलकुलेशन अभी सिखा भी दिया मैं, कैसे आएगा, नॉर्मल इनकम माइनस मिनिमम एग्जेम्पशन लिमिट, दोनों का जो डिफरेंस होगा वही शॉर्टफॉल बनेगा। क्लियर है, नीचे लिखा है, पढ़ो शॉर्टफॉल की कैलकुलेशन के बारे में। कैलकुलेशन ऑफ शॉर्टफॉल, शॉर्टफॉल कैसे कैलकुलेट करेंगे, मिनिमम एग्जेम्पशन लिमिट जो भी होगी, फॉर एग्जांपल अभी मैं कितनी मान के चल रहा हूं, और नॉर्मल इनकम कितनी है, तो इसका कितना बनेगा, ये आपका शॉर्टफॉल बन गया। शॉर्टफॉल बार बार कैलकुलेट नहीं करना, एक बार टोटल शॉर्टफॉल निकाल लेना। तो अभी हमारा शॉर्टफॉल कितना आया, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में हम क्या माइनस करेंगे, शॉर्टफॉल माइनस कर देंगे। शॉर्टफॉल माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगी इसको क्या बोलेंगे, बैलेंस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, बचा हुआ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। और उसके ऊपर फिर हम क्या निकालेंगे, टैक्स। समझे मेरी बात। जैसे फॉर एग्जांपल आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आया, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आया 2 लाख रुपए का, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितने का था, 2 लाख, और अभी मैंने शॉर्टफॉल कितना निकाला था, 1.5 लाख। तो बचा हुआ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना आएगा, तो आप 50,000 के ऊपर टैक्स निकालोगे, ना कि 2 लाख के ऊपर। क्लियर है, टैक्स किसके ऊपर निकलेगा, जो बचा हुआ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है उसके ऊपर टैक्स निकलेगा, ना कि इसके ऊपर। क्लियर है। अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर टैक्स कितना लगता है, 20% या फिर 12.5%, डिपेंड करेगा कौन से डेट में वो हुआ है। ठीक है, 22 जुलाई वाला कट ऑफ डेट है। आगे फिर हम बात करेंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A की। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A वाले के ऊपर टैक्स कितना लगता है,
15% या फिर 20%। भाई 22 जुलाई वाली डेट है, 22 जुलाई के पहले वाला होगा तो 22 जुलाई तक होगा तो 15%, और 22 जुलाई के बाद होगा तो 20%। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111 वाले के ऊपर भी कितना टैक्स कैलकुलेट होगा, इतना होगा। लेकिन यहां पर भी क्या माइनस करेंगे, शॉर्टफॉल नहीं लिखा है, बैलेंस शॉर्टफॉल लिखा है। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल शॉर्टफॉल में बोला एक ही बार कैलकुलेट होगा। अगर आपका शॉर्टफॉल ऊपर में यूटिलाइज हुआ, यूटिलाइज होने के बाद भी अगर कुछ बच जा रहा है तो उसको यहां यूज कर सकते हो आप। जैसे फॉर एग्जांपल अभी अपन ने शॉर्टफॉल निकाला था, कितना निकाला था, 1.5 लाख निकाला था। मान लो आपकी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 1 लाख की, और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है कितने की, 80,000 की। दो अलग अलग ले रहा हूं ना अभी। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितनी है, 1 लाख, और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कितना है, 80,000। और अभी आपने शॉर्टफॉल कितना निकाला था, 1.5 लाख। तो 1.5 लाख वहां यूज करोगे तो 50,000 बची जा रहा है ना शॉर्टफॉल अभी, तो आप 1 लाख यहां पर, मतलब आप 1 लाख यहां ले लो, तो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना आ गया। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर अब टैक्स नहीं निकलेगा, क्योंकि नील का 20% निकालोगे तो नील ही तो आएगा, तो लॉन्ग टर्म के ऊपर टैक्स नहीं निकालना है। क्लियर है। अब बचा हुआ शॉर्टफॉल कितना है आपका, वो 50,000 को यहां ले लो। अब बचा कितना, अब आप 30,000 के ऊपर ये वाला टैक्स निकालोगे। समझे। तो शॉर्टफॉल को इस तरीके से यूज करना है। शॉर्टफॉल कहां से आएगा, मिनिमम एग्जम्पशन लिमिट माइनस नॉर्मल इनकम। ठीक है, मिनिमम एग्जम्पशन लिमिट माइनस, और शॉर्टफॉल तभी माइनस होगा जब आपकी नॉर्मल इनकम जो होगी क्या होगी, मिनिमम एग्जम्पशन लिमिट से कम होगी, तभी। क्लियर है। आगे बढ़ जाए तो अब आपको इसके ऊपर टैक्स निकल गया, इसके ऊपर टैक्स निकल गया। अब नेक्स्ट आ जाओ, कैजुअल इनकम पर कितना टैक्स निकलता है, 30%, और अनडिस्क्लोज इनकम पर, देखो मैंने शॉर्टफॉल वाली जो बात करी थी सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में और शॉर्ट टर्म 111A वाले में करा है। यहां पर मैंने शॉर्टफॉल यूज किया क्या, नहीं। अब आपका, अच्छा जरूरी नहीं कि हर क्वेश्चन में हर चीज मिल जाए, जिसमें जो होगा अपने को वो लेना है। तो अपन को यहाँ टैक्स मिल गया, और सबका टोटल मार देंगे तो क्या आ जाएगा, टैक्स ऑन स्पेशल इनकम आ जाएगा। इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछो, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। किसी के दिमाग में ये बात आ रही होगी, सर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर पहले टैक्स ले लें क्या, लॉन्ग टर्म पे बाद में ले लें क्या। देखो क्या होता है, ध्यान से समझना। हमको अभी हमने शॉर्टफॉल माइनस किया ना, तो शॉर्टफॉल माइनस किया मतलब हमको शॉर्टफॉल का बेनिफिट मिल रहा है। एक एग्जांपल दे रहा हूं, मान लो आपको लॉन्ग टर्म, आपने, आपकी कोई दूसरी इनकम नहीं है, मान के चलो कहीं और से पैसा नहीं कमाते आप, आपने मान लो 4 साल पहले किसी कंपनी का शेयर खरीदा, और उसमें आज आपको 2 लाख रुपए का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया, उसको बेचे तो। नहीं समझे मेरी बात। आपने आज 4 साल पहले कोई शेयर खरीदा रहा होगा और उसको बेच दिए, तो आपको 2 लाख रुपए का क्या हो गया, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया, और आप और कहीं से पैसा कमाते भी नहीं हो। तो क्या ये 2 लाख रुपया टैक्सेबल होगा, आपकी नॉर्मल इनकम कितनी है, 0 है। मिनिमम एग्जेम्पशन लिमिट आपको कितनी मिली हुई है, 2.5 लाख की, और आपकी नॉर्मल इनकम कितनी है, तो लॉन्ग टर्म तो स्पेशल में आ जाता है। नॉर्मल इनकम कितनी है आपकी, नील। तो आपको शॉर्टफॉल कितना मिला हुआ है, तो आप 2.5 लाख में इसको माइनस करोगे तो आपका तो ये क्या हो गया, टैक्स नहीं लगेगा आपकी इनकम पे, क्योंकि आपको क्या मिल गया, शॉर्टफॉल बेनिफिट मिल गया। क्लियर है। तो ये टैक्स की कैलकुलेशन में ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हम ध्यान नहीं रखते, इसलिए हमारा अमाउंट जो है टैक्स का गलत आता है। तो जितना यूटिलाइज हो पा रहा है उतना ही करना है, जो बच गया आप उसको कुछ नहीं कर पाओ, क्योंकि वो लिमिट ईयरली बेसिस पे मिलती है। हाँ हाँ हाँ, मिलेगा। हाँ मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर आपकी लॉन्ग टर्म भी है और शॉर्ट टर्म भी है, तो पहले आप यूटिलाइज कहां करोगे, इसमें बचेगा यहां पर करोगे। और मान लो आपके पास लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ही नहीं है, डायरेक्ट शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, तो शॉर्टफॉल यहां यूज कर लो आप।
तो कुछ नहीं करोगे, फिर बच गया हो गया। हाँ, जैसे मोबाइल रिचार्ज कराते हैं, 100 मैसेज डेली मिलता है, डेली मिलता है 100 मैसेज, और अब अगर आप यूज नहीं कर पाए, किस कौन कौन भेजता है डेली एसएमएस किसी को, तो फालतू जा रही है ना लिमिट, लेकिन कंपनी वाला आपसे पैसा ले रहा है, तो लिमिट के अगले साल कैरी फॉरवर्ड हो जाती है कि नहीं? तो वही शॉर्टफॉल है, यूज कर पाए तो ठीक है, नहीं कर पाए तो गया। आगे बढ़े, तो ये हो गया आपका। अब एक है ना थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट बता रहा हूं, जिसको समझ में आएगा ठीक है, नहीं आएगा तो जान देना, छोड़ देना उसको। मान लो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी 22 जुलाई के बाद वाला है और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी 22 जुलाई के बाद वाला है। तो मैं अगर आपके जगह रहता ना, तो मैं शॉर्ट टर्म पे शॉर्टफॉल पहले यूज करता, लॉन्ग टर्म पे बाद में करता। क्यों मालूम है? क्योंकि मेरे को शॉर्टफॉल में ज्यादा टैक्स लग रहा है, शॉर्ट टर्म में ज्यादा टैक्स लग रहा है, तो शॉर्टफॉल का बेनिफिट आपको उसी में लेना है जहां पे टैक्स ज्यादा लग रहा है। अगर 22 जुलाई के पहले वाला होता ना, तो लॉन्ग टर्म में टैक्स कितना था और शॉर्ट टर्म में कितना था, तो आपको शॉर्टफॉल का बेनिफिट पहले लॉन्ग टर्म में लेना चाहिए, फिर बाद में शॉर्ट टर्म में लेना चाहिए। लेकिन 22 जुलाई के बाद वाला है तो इसका सीक्वेंसिंग को क्या कर देना, चेंज कर देना, क्योंकि आपको शॉर्ट टर्म में ज्यादा टैक्स लग रहा है, लॉन्ग टर्म में कम लग रहा है। हाँ कर सकते हैं, इनकम टैक्स वाला सीक्वेंस बता के नहीं रखा है, ये हम अपने सुविधा के लिए हमने सीक्वेंस बनाया वाला। टैक्स की कैलकुलेशन हमको कहाँ कम पड़ रही है वो देखना है। वो बोल दिया शॉर्टफॉल बेनिफिट ले सकते हो, तो हम ले रहे हैं। वो ये नहीं बोला कि किसमें पहले लेना है किसमें बाद में लेना है। तो आप अपना देखो बोलने का मतलब आप शॉर्ट टर्म में लेना चाहिए कि लॉन्ग टर्म में लेना चाहिए, जिसमें आपको ज्यादा बेनिफिट हो रहा है उसमें पहले लो। क्लियर है मेरी बात? तो ये चीज नहीं समझ में आई है तो बुक में शायद ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं, आ भी गया तो इतना ज्यादा आपको टेंशन नहीं देगा वो। आगे, टैक्स ऑन नॉर्मल ऑब्लिक एग्रीगेट इनकम। नॉर्मल इनकम कब क्यों मैंने लिखा और ऑब्लिक एग्रीगेट क्यों लिखा है? अगर क्वेश्चन में एग्रीकल्चर इनकम ही नहीं है तो जो आप कैलकुलेशन करोगे किस पर करोगे, नॉर्मल पर करोगे, और अगर एग्रीकल्चर इनकम होगी तो उसको जोड़ोगे। और कब जोड़ेंगे पूजा एग्रीगेट इनकम बनाने के लिए एग्रीकल्चर इनकम को? हाँ, मिनिमम एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा होगा। तरुणा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर टैक्स कितना लगता है? हाँ, आप बताओ जित्तू, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A वाले पर टैक्स कितना लगेगा? आप बताओ हर्षिता, पूरा बताओ ना, आधा बता रहे। 22 जुलाई तक होगा तो 15% और 22 जुलाई के बाद होगा तो 20%। आगे बढ़े, आप बताओ भाई आकाश, शॉर्टफॉल की कैलकुलेशन कैसे करते हैं? शॉर्टफॉल की कैलकुलेशन सर, टोटल इनकम मिनिमम एग्जम्पशन लिमिट कम। शॉर्टफॉल की कैलकुलेशन करने का फॉर्मूला समर। हाँ हाँ, बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट आपकी जो है, मिनिमम एग्जाम्पशन लिमिट और एक ही चीज है दोनों, उसमें क्या माइनस कर देंगे, नॉर्मल इनकम को माइनस, जो डिफरेंस अमाउंट आएगी उसको शॉर्टफॉल बोलेंगे। ठीक है, चलो तो अब अपन बात कर रहे हैं किसकी, नॉर्मल इनकम की। देखो अभी बात किसकी कर रहे हैं, टैक्स ऑन नॉर्मल इनकम या फिर टैक्स ऑन एग्रीगेट इनकम। नॉर्मल इनकम जब एग्रीकल्चर इनकम नहीं होगी तो वही इनकम नॉर्मल कहलाएगी, और एग्रीकल्चर इनकम को जब जोड़ेंगे तो कब जोड़ते हैं, एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से ज्यादा होनी चाहिए और टोटल इनकम आपकी मिनिमम एग्जाम्पशन लिमिट से ज्यादा होनी चाहिए, तब आपका जुड़ेगा एग्रीकल्चर इनकम और क्या बन जाएगा वो, एग्रीगेट इनकम। इस पे टैक्स कैसे लगेगा, स्लैब रेट। और मैंने कल की क्लास में प्रैक्टिस करवाया था स्लैब रेट का मतलब क्या होता है। जैसे 10 लाख की इनकम है, उस पे अपने को टैक्स लगाना है, तो मैंने बताया ये जो स्लैब को पढ़ते हैं ना सब लोग गलत ढंग से पढ़ते हैं। तो 10 लाख को पहले स्लैब में टुकड़ों में तोड़ना है। 10 लाख में शुरू का 2.5 लाख अलग, फिर अगला 2.5 लाख अलग, फिर 5 लाख अलग, ऐसे करके तोड़ना है, फिर टैक्स लगाना है। पढ़ते कैसे इसको लोग, जैसे मैं बोल दिया 10 लाख की इनकम है, तो आप देखोगे कि 10 लाख की इनकम है तो इसमें आ रहा है तो सीधा कितना परसेंट निकाल दो, 20%। वो गलत है तरीका निकालने का।
आपको पहले स्लैब्स में तोड़ना है अपनी इनकम को, और जिस स्लैब में जितना आ रहा है उतना टैक्स लगाना है। क्लियर है? ध्यान से देखते जाओ। तो आपकी जो भी क्वेश्चन में डिपेंड करेगा, नॉर्मल इनकम है, एग्रीगेट इनकम है, उसके ऊपर क्या करोगे? स्लैब रेट से टैक्स निकालोगे, स्लैब रेट से टैक्स निकालोगे। उसमें माइनस क्या करना है? अब आपको है ना पूरा सब चीज पिछला जो पढ़े उसको थोड़ा साइड रखो, आगे जो पढ़ने वाले उसके बारे में मत सोचो, सिर्फ आप ये दोनों के ऊपर फोकस करो बस। ये जितना स्क्रीन पे दिख रहा है ना उतने के ऊपर बस फोकस करो। सबसे पहले अपने को क्या करना है? नॉर्मल इनकम या फिर एग्रीगेट इनकम पे क्या निकालना है? स्लैब रेट से टैक्स निकालना है, जैसे नॉर्मल निकालते हैं। लेस क्या करेंगे? टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम। जो आपकी एग्रीकल्चर इनकम होगी ना क्वेश्चन में, उसको ले लो, प्लस क्या करोगे इसमें? जो भी आपके ऊपर मिनिमम एग्जम्पशन लिमिट एप्लीकेबल होती है वो उसमें जोड़ो। मान लो क्वेश्चन में एग्रीकल्चर इनकम 10,000 थी और आपके ऊपर एप्लीकेबल मिनिमम एग्जम्पशन लिमिट कितनी थी? 2.5 लाख। तो दोनों जोड़ोगे तो कितना आता है? तो आप इसके ऊपर स्लैब रेट से टैक्स निकालो और उसकी अमाउंट को यहां पर ले जाओ, इससे माइनस करो। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन समझ में आ जाएगा, 2 मिनट सोचोगे उसके बारे में। सबसे पहले अपन स्लैब रेट से किसके ऊपर टैक्स निकालेंगे? जो अपन ने ऊपर कैलकुलेट किया ना उसके ऊपर स्लैब रेट से टैक्स निकाल देंगे। इसमें माइनस क्या करेंगे? पहले आप एग्रीकल्चर इनकम और मिनिमम एग्जम्पशन लिमिट जो भी आपके ऊपर लगती है उसको दोनों को जोड़ो, इसके ऊपर स्लैब रेट से टैक्स निकालो। इसमें इसको माइनस करो तो जो बचेगा उसको क्या बोलेंगे? बैलेंस टैक्स ऑन नॉर्मल और एग्रीगेट इनकम। अच्छा, ये वाला तभी आपको माइनस करना है, क्या लिखा है नीचे पढ़ो, ओनली इफ एग्रीकल्चर इनकम इज एडेड इन अबव स्टेप नंबर 2। ये वाला माइनस आप तभी करोगे जब जब आपने यहां पर स्टेप नंबर 2 में क्या किया है? एग्रीकल्चर इनकम को ऐड किया। ऐसा क्यों हो रहा है इसके पीछे लॉजिक समझो। इनकम टैक्स वाला क्या बोलता है? एग्रीकल्चर इनकम पर टैक्स नहीं लगता, लेकिन आप अगर यहां पर एग्रीगेट इनकम पर स्लैब रेट से टैक्स निकाल दिए हो, मतलब आपने टैक्स किसके ऊपर भी कैलकुलेट कर डाला है? एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स निकाल दिया है। और इनकम टैक्स वाले क्या बोलते हैं कि एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स नहीं लगता, तो अपनी बात को काट दिया वो। तो इसलिए बोलता है आप पहले नॉर्मल इनकम में एग्रीकल्चर इनकम को जोड़ के टैक्स निकालो, फिर अलग से एग्रीकल्चर इनकम पे जो टैक्स आता है ना उसको यहां पे ले जाके माइनस कर दो। जब मैं स्टूडेंट था ना तो मैं भी आपके जैसे सवाल पूछा था, फिर 2 रात जगह था इसके लिए। सुनो क्यों, मेरे को है ना सवाल का जवाब मेरे सर लोग नहीं दे पाते थे तो मैं खुद ही जवाब निकालता था। क्या होता है सुनो, अगर आपकी एग्रीकल्चर इनकम थोड़ी बहुत है, तो थोड़ी बहुत मतलब 10, 15, 20 हजार रुपए है, तो आप ऊपर में जोड़ दोगे ना तो उतना ही माइनस भी हो जाएगा, तो आपका छूट हो जाएगा। लेकिन अगर आपकी एग्रीकल्चर इनकम बहुत ज्यादा है या फिर आपकी नॉर्मल इनकम ज्यादा है, तो आप 30% स्लैब में पहुंच जाओगे। तो एग्रीकल्चर इनकम पे पहले टैक्स जुड़ेगा ज्यादा लेकिन माइनस होगा कम, मतलब आपकी अल्टीमेटली जो डिफरेंस अमाउंट लिया जा रहा है टैक्स आपसे, समझे? यहां पर टैक्स इनकम टैक्स का नहीं, मैथ्स के हिसाब से सोचोगे तो समझ में आएगा आपको। मतलब आपकी मान लो नॉर्मल इनकम 8 लाख है और एग्रीकल्चर इनकम 1 लाख है, तो अभी आप कौन से स्लैब में पहुंच गए? 20% स्लैब में पहुंच। तो एग्रीकल्चर इनकम पर टैक्स कितने परसेंट से लगा होगा? 20% से लगा होगा, ठीक है। और जब आप यहां पे माइनस करने बैठोगे तो 5% स्लैब के हिसाब से माइनस करोगे, तो अल्टीमेटली आपके ऊपर टैक्स कितना लग गया एग्रीकल्चर इनकम पर? तो मैंने ये टॉपिक स्टार्ट करने के पहले आपसे पूछा, एक चीज बताया था, एग्रीकल्चर इनकम पर अगर आप प्योर किसान हो तो टैक्स नहीं देना पड़ेगा क्योंकि आपकी नॉर्मल इनकम तो होगी नहीं। लेकिन अगर आप मिक्स्ड इनकम कमा रहे हो, अदर जगह से भी कमा रहे हो और एग्रीकल्चर इनकम भी हो रही है, तो आपको एग्रीकल्चर इनकम पे भी टैक्स देना पड़ेगा। ये थ्योरेटिकल बात है, प्रैक्टिकल यहां पर लिखा है। अब आपका अगर मैथ्स थोड़ा सा हिला हुआ है तो मैं कुछ नहीं कर सकता उसमें, ठीक है, छोड़ो। ये याद, ये समझ में आ गया। पहले हमको क्या करना है? नॉर्मल या एग्रीगेट इनकम पे पहले स्लैब रेट से निकालना है, फिर अलग से एग्रीकल्चर इनकम जितना जोड़े थे उसमें आपका जो भी मिनिमम एग्जम्पशन लिमिट होगा उसका टैक्स को निकाल, उसको जोड़ के टैक्स निकालो स्लैब रेट से, इसमें इसको माइनस कर दो तो जो बचेगा उसको बैलेंस टैक्स ऑन
एग्रीगेट इनकम आ जाएगा। अच्छा, अगर क्वेश्चन में एग्रीकल्चर इनकम ही नहीं होगी तो ये सब लफड़ा झपड़ा करने का जरूरत ही नहीं है, सीधा आगे बढ़ जाओगे आप। तो अब आपको है ना यहां पर ये मिल गया, तो आप क्या करोगे, टोटल टैक्स लिखोगे। टोटल टैक्स, टोटल टैक्स इज इक्वल टू क्या होगा, ए प्लस बी। ए में क्या था, टैक्स ऑन स्पेशल इनकम था, और बी में क्या था, टैक्स ऑन नॉर्मल और एग्रीगेट इनकम। तो ये आपको मिल गया। अब इसमें है ना अपने को क्या मिल रहा है मालूम है, रिबेट। बहुत खतरनाक चीज है ये, और ये मिसकॉन्सेप्शन पैदा कर रहा है बहुत सारे टैक्स पेयर। अभी कौन सा असेसमेंट ईयर चल रहा है, 25-26। हम बोलते हैं ना 7 लाख तक की इनकम पर टैक्स नहीं लगता, ऐसा नहीं है, गलत है। मतलब 7 लाख तक टैक्स लगता है, लेकिन आपको डिपार्टमेंट वाले छूट दे देते हैं जिसके कारण टैक्स देना नहीं पड़ता। तो लोग उसको क्या समझ लेते हैं, 7 लाख तक की इनकम पर टैक्स नहीं लगता, गलत है ये। देख लो, आप खुद चेक कर लो, असेसमेंट ईयर 25-26 का ही लिखा हुआ है ये न्यू रिजीम वाला है। अगर आपकी इनकम 3 लाख रुपए तक की है तो टैक्स कितना देना है, 3 लाख तक की इनकम पर छूट है। 3 लाख से ऊपर जाओगे 7 लाख तक तो टैक्स कितना आता है, लेकिन यहां पर आपको छूट कितने की मिल जाएगी, रिबेट मिलेगी, रिबेट। तो रिबेट मिलने के कारण आपका टैक्स 0 हो जाता है। रिबेट का मतलब क्या होता है, छूट। और यहां पर आप देखोगे तो रिबेट का अमाउंट मैंने कितना डाल के रखा है, 12,500। और मैंने ऊपर यहां पर एक लाइन लिखी थी, पढ़ो। अभी हम जो कैलकुलेशन कर रहे हैं कौन सी स्कीम में, ओल्ड स्कीम में कर रहे हैं, ठीक है। तो आपका यहाँ टोटल टैक्स आ गया। आप घर जा सकते हो अगर ऊपर से जा रहा है तो। ये आ गया कहां से, ए प्लस बी दोनों जोड़े। इसमें क्या माइनस करना है, रिबेट माइनस करना है, रिबेट। रिबेट कितना माइनस करना है, अप टू 12,500 रुपए। अगर आपका टैक्स ही 10,000 आ रहा है सब मिला के, तो रिबेट कितने की मिल जाएगी, 10 की मिल जाएगी। अगर आपका टैक्स आ रहा है कितना, 25,000, तो रिबेट कितने की मिलेगी, 12,500 से ज्यादा की नहीं मिली, ठीक है। रिबेट कब मिलेगी उसकी भी कंडीशन लिखी हुई है, पढ़ो। हमेशा नहीं मिलती है रिबेट, कंडीशन लिखे पढ़ो। इफ एससीसी इज, तो मैंने पर्सनल डिटेल में लिखवाया था ना कि भाई उसकी रेसिडेंशियल स्टेटस लिख लो, तो क्लिक करते रहेगा दिमाग में कि वो रेसिडेंट है, ठीक है। तो रिबेट कब मिलेगी, पहली कंडीशन क्या है कि उसका रेसिडेंट होना जरूरी है। अगर वो नॉन रेसिडेंट होगा तो रिबेट नहीं ले सकता। आगे और एंड लिखा है, एंड मतलब ये कंडीशन के साथ एक और कंडीशन पूरी होनी चाहिए। क्या लिखा है, टोटल इनकम इज नॉट मोर देन 5 लाख। 5 लाख से ऊपर आपकी टोटल इनकम नहीं होनी चाहिए, और आपका क्या होना जरूरी है, तो ही आप रिबेट ले सकते हो, नहीं तो नहीं ले सकते हो। आप अगर नॉन रेसिडेंट हो और आपकी टोटल इनकम 2 लाख रुपए, तो क्या रिबेट मिलेगी, नहीं मिलेगी। दोनों कंडीशन साथ में फुलफिल करना है। और रिबेट की मैक्सिमम लिमिट कितनी है, 12,500। तो आपका ये जो टैक्स आया था ना, इसमें आपने रिबेट माइनस कर दिया। ये जो टैक्स आया इसमें क्या माइनस कर दिया आपने, रिबेट। रिबेट आया तो ये जो अब इसमें रिबेट माइनस करने के बाद जो मिला उसको क्या बोलेंगे हम, टैक्स आफ्टर रिबेट, छूट मिलने के बाद का टैक्स। अच्छा, यहां पर अब है ना एजुकेशन सेस के पहले एक चीज और लगती है जो मैंने लिखा नहीं, उसको बोलते सरचार्ज। एजुकेशन सेस के पहले एक चीज और लगती, क्या है, सरचार्ज। सरचार्ज वाले क्वेश्चन है ना, अभी आपके बुक में बहुत 1 या 2 ही क्वेश्चन होगा करके, मैंने यहाँ पे वो पॉइंट को डाला नहीं, फालतू टेंशन मत बड़े बच्चों का करके, ये कम है ऑलरेडी, ठीक है। इसलिए मैंने बोला पॉइंट को क्या कर दिया, हटा दिया। तो आप लोग अगर रिफर करोगे बुक का क्वेश्चन बोलोगे सर इसके बीच में सरचार्ज दिख रहा था आप लिखवाए नहीं, तो मैंने जानबूझ करके नहीं लिखवाया। तो टैक्स आफ्टर रिबेट आ गया, इसके बाद सरचार्ज आता है, उसको हम लिए नहीं है, ठीक है। तो ये लेने के बाद इसमें एजुकेशन सेस जोड़ोगे, कितना परसेंट, 4%। याद रखना 4% है। किसका 4%, इसी का 4%। मान लो ये 1 लाख आया है सब करने के बाद, तो इसमें 4%, 4,000 जोड़ दो, तो ये दोनों को जोड़ोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, टोटल या फिर ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी। जिस क्वेश्चन में बोलेगा ना अब टोटल टैक्स या ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी निकालो, तो आपका काम यहीं पे खत्म हो जाएगा, आगे जाने की जरूरत नहीं है, यहीं पे फाइनल आंसर कैलकुलेट करके दे देना। ठीक है प्रियांशु, चाय मंगवाऊं, हाँ
चलो आगे। तो यहां पर जो टैक्स लायबिलिटी है कौन सी वाली है? ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी या टोटल टैक्स लायबिलिटी, मतलब टोटल आपको इतना टैक्स देना है। अब कभी कभी क्या होता है कि हम जहां से कुछ पैसा कमाते हैं वहां से हमारा टैक्स वैक्स कट जा रहा है। जैसे आपकी लॉटरी लग गई ना, तो जितने की लॉटरी लगेगी ना उसमें 30% काट के पेमेंट करेगा। कौन बनेगा करोड़पति में गए, 3,20,000 जीत गए तो काट के पैसा आएगा। मतलब क्या कट जाता है? टीडीएस कट जाता है। क्या कट जाता है? टीडीएस। टीडीएस पहले से ही कट जाता है, कटने के बाद आपको इनकम मिलती है। बैंक से आपको ब्याज मिल रहा है तो ब्याज में टीडीएस कट के मिलेगा आपको। नहीं समझे मेरी बात? तो जो टैक्स पहले ही काट दिया जाता है आपकी इनकम से, उन टैक्स को बोलते हैं प्रीपेड टैक्सेस। और ये चैप्टर खत्म होने के बाद एक चैप्टर पढ़ाऊंगा आप लोगों को एडवांस टैक्स नाम का। एक चैप्टर पढ़ाऊंगा, क्या नाम है उसका? एडवांस टैक्स। एडवांस टैक्स का हिंदी में मतलब होता है अग्रिम कर। अगर आपकी, मैं जब चैप्टर पढ़ाऊंगा तो डिटेल में बताऊंगा। नॉर्मली क्या होता है, एक इंसान को टैक्स कब पे करना पड़ता है? आप लोग असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर सुने हो? ये प्रीवियस ईयर है और ये क्या है अपना? असेसमेंट। नॉर्मली प्रीवियस ईयर में इनकम कमाई जाती है और उस कमाई हुई इनकम पर टैक्स कब देते हैं हम? असेसमेंट। ये नॉर्मल रूल है। लेकिन जब भी मैं आप लोगों को एडवांस टैक्स पढ़ाऊंगा ना, उसमें बताऊंगा कि अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी 10,000 से ज्यादा है, कितने से ज्यादा है, तो आपसे टैक्स लेने के लिए डिपार्टमेंट 1 साल तक वेट नहीं करेगा। तो बोलेगा भाई आपकी अगर टैक्स लायबिलिटी 10,000 से ज्यादा आ रही है ना, तो आप प्रीवियस ईयर में ही क्वार्टरली बेसिस पे टैक्स का पेमेंट करते चलो, अगले साल हिसाब कर लेंगे, जो कम ज्यादा होगा देख लेंगे। नहीं समझे? एडवांस टैक्स, नाम में एडवांस लिखा है, मतलब गवर्नमेंट आपसे क्या कर रही है? एडवांस में एस्टिमेटेड बेस पे टैक्स ले लेती है, क्वार्टरली बेसिस पे। तो आपने अगर कोई आपके ऊपर टोटल टैक्स मान लो 1 लाख रुपया आया सब करने के बाद, और आपने पहले से अगर कोई टैक्स पे करके रखा है, तो पहले से जो टैक्स पे करके रखते हैं उसको क्या बोलते हैं? प्रीपेड टैक्सेस। तो प्रीपेड टैक्स में दो चीज आती है, एडवांस टैक्स अगर आपने पे किया है तो वो माइनस कर दो, या अगर आपके इनकम में से कोई टीडीएस या टीसीएस कटा हुआ है तो वो माइनस कर दो। तो जो आएगा ना उसको क्या बोलेंगे? नेट टैक्स पेबल ऑब्लिक रिफंडेबल। अगर आपकी टैक्स जो है 1 लाख आ रही थी और प्रीपेड टैक्सेस 80,000 है, तो आपको और टैक्स कितना पे करना पड़ेगा? 20 पे करना पड़ेगा। अगर आपका टैक्स आ रहा है 1 लाख और आपके प्रीपेड टैक्सेस है 1,50,000, मतलब आपने ज्यादा पे कर दिया था टैक्स पहले, तो 50,000 आपका क्या हो जाएगा? रिफंड हो जाएगा, वापस मिल जाएगा आपको। नहीं करेगी, ये मिलता है रिफंड, मैं करवाता हूं उसका काम, आप कांटेक्ट कर सकते हो। 2017-18 का साल था, तब आप लोग कहाँ थे? जहां भी होंगे, ठीक है। आप लोगों को पता होना चाहिए पचपेड़ी नाका से लेकर, सुनो सुनो, अभी ये जो पूरा रोड नहीं बन रहा है, पचपेड़ी नाका से लेकर जैसे जैसे गांव आएगा, अब पचपेड़ी नाका से देवपुरी जाओगे, देवपुरी से आगे फिर बोरिया कला आएगा, बोरिया कला के आगे माना आएगा, माना के आगे अभनपुर आएगा, अभनपुर के आगे कोड़े बोड़ आएगा, कोड़े बोड़ के बाद कल्ले मुल्ले आएगा, कल्ले मुल्ले के बाद कुरूद आएगा, कुरूद के बाद छाती आएगा, छाती के बाद संबलपुर आएगा, फिर संबलपुर से रोड कटा है, खपरी गांव होते हुए सीधा श्याम तरी निकला है। ये पूरा गांव में है ना, रोड का 10-10, 20-20 फीट है ना उड़ा दिए थे गवर्नमेंट वाले ने, कंपलसरी एक्विजिशन किए थे, कैपिटल गेन में पढ़े होगे आप लोग। तो उनको क्या मिला था? कॉम्पेंसेशन मिला था, और गवर्नमेंट ने उनके कॉम्पेंसेशन में 10-10% टैक्स काट दिया था। मैंने उनको अवेयर कराया कि भैया आप लोगों का जो टैक्स कटा है ना वो रिफंडेबल है। तो मैं लोगों का टुकड़ा टुकड़ा करके 3 करोड़ रुपए से ऊपर का रिफंड करवा चुका हूं 2017-18 के साल में। तो ये समझ में आया आप लोगों को? तो ये हो गया आप लोगों का टैक्स ऑन नॉर्मल ऑब्लिक एग्रीगेट इनकम। ये किस तरीके से निकालना है? टोटल टैक्स आ जाएगा, टोटल टैक्स में क्या माइनस करना है? प्रीपेड टैक्सेस। तो क्या बचेगा आपका? टैक्स पेबल ऑब्लिक रिफंडेबल। मैं क्या बोला, चैप्टर है ना, ये प्रोसेस बेस्ड चैप्टर है, इसमें ज्यादा नियम नहीं, जैसे सैलरी चैप्टर पढ़े थे, हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर पढ़े थे, वो अलग उसमें रूल लगता है। इसमें इस प्रोसेस को फॉलो करो, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। देखो दिया रहेगा, लेकिन अभी मैं बता रहा हूं उसके बारे में, और सुनो। प्रीपेड टैक्स, 2 मिनट के लिए बंद कर लो उसको।
सुनो सुनो अब देखो, कैलकुलेशन ऑफ टीडीएस, सुनो ध्यान से। प्रीपेड टैक्सेस में दो चीजें आती है, एक होता है एडवांस टैक्स। इस टॉपिक का इस चैप्टर में ज्यादा रिलीवेंस नहीं है। ये जो एडवांस टैक्स लिखा है ना, जरूर ये फॉर्मेट का पार्ट था करके लिखा हूं, लेकिन आपको यहाँ पे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसका एक एक्सक्लूसिव चैप्टर है, पढ़ेंगे अपन इसके बाद। और जो बच्चा इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ा है ना, वही एडवांस टैक्स चैप्टर को पढ़ पाएगा, नहीं तो नहीं पढ़ पाएगा। तो अगर आप लोग मेरे को बोलोगे सर एडवांस टैक्स पढ़ा दो, तो मैं पहले आपसे पूछूंगा आपसे टैक्स लायबिलिटी बनता है, आप हाँ बोलोगे तभी मैं आपको पढ़ाऊंगा, नहीं तो नहीं पढ़ाऊंगा। क्लियर है मेरी बात? अब दूसरे नंबर पर क्या आता है? टीडीएस और टीसीएस। तो यहाँ पे टीसीएस भी ज्यादा आपको टेंशन नहीं देगा, बात किसकी है? सिर्फ टीडीएस की। तो टीडीएस के बाजू में क्या लिखा है? टू बी कंप्यूटेड, इसकी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो देखो टीडीएस में आ जाओ। टीडीएस का फुल फॉर्म होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। एक मिनट अपने इनकम टैक्स के इंडेक्स में आ जाओ भाई। इनकम टैक्स का इंडेक्स था ना, ये दिख रहा है? यूनिट नंबर 4 में एक चैप्टर आपको दिख रहा होगा, टीडीएस। ध्यान से सुनो, ये चैप्टर प्रैक्टिकल भी है प्लस क्या है, ये थ्योरी भी है। अभी जो मैं आप लोगों को टीडीएस पढ़ाने जा रहा हूं, उसका मान के चलो 70% प्रैक्टिकल अभी कवर हो रहा है, मतलब उसके रूल्स कवर हो जाएंगे। कुछ 2-4 क्वेश्चन बस बनवा दूंगा इस चैप्टर के अलग से, तो आपका टीडीएस चैप्टर भी साथों साथ खत्म हो जाएगा। क्लियर है मेरी बात? मतलब क्या है कि टीडीएस चैप्टर का रूल मैं अभी पढ़ा दे रहा हूं टैक्स लायबिलिटी के साथ में, और वो रूल कितना कवरेज है? 70% है पूरे टोटल चैप्टर का। ठीक है, देखते जाओ। और अभी हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? चैप्टर का नाम असेसमेंट लिखा हुआ है, लेकिन इसका एक नाम और है कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। तो मैंने वहां पर असेसमेंट वर्ड यूज नहीं किया, वहां पे क्या मैंने वर्ड यूज किया है? कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। अभी 16 नंबर का चैप्टर चल रहा है हमारा। ये लिखने का कारण क्या था? क्योंकि आपके सिलेबस में ये वर्ड लिखा हुआ है। नहीं तो कुछ बच्चे ना सिलेबस देखेंगे, बोलेंगे सर इस चैप्टर का नाम ही नहीं दिया है। तो मैं पहले बता दे रहा हूं, असेसमेंट जो नाम है उसी को ही हम क्या बोलते हैं? कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। देखो, टीडीएस ऑन सैलरी इनकम। टीडीएस का मतलब क्या होता है? टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। मतलब इनकम जहां से जनरेट हो रही है वहीं पे क्या कर दिया जाता है? टीडीएस काट के जो बची हुई इनकम है उसका आपको पेमेंट किया जाता है। तो हम बात किसकी कर रहे हैं? सैलरी की। किसके किसके पेरेंट्स जो है जॉब में है, गवर्नमेंट जॉब में आपके, और या प्राइवेट जॉब में भी है जिनकी सैलरी थोड़ी ज्यादा है? और कौन है? कोई नहीं है जॉब वाले। ठीक है, सुनो सुनो, अभी फरवरी का महीना चल रहा है ना, तो पक्का बता रहा हूं आपके पेरेंट्स है ना इस वाले काम में इन्वॉल्व होंगे, क्योंकि साल का आखिरी महीने के पहले वाला महीना है। तो जिनके जिनके घर में उनके पेरेंट्स गवर्नमेंट जॉब में या हायर पोस्ट में होंगे, जिनको टैक्स पेयर है, मतलब जो टैक्स पे करते हैं, क्या होगा? उनकी सैलरी में ना अभी फाइनल कैलकुलेशन किया जाएगा कि कितना आपको फाइनल पूरे साल भर में टैक्स कितना पटाना है। तो जो जॉब में होते हैं ना, वो जिस असेसमेंट ईयर के जाके अलग से टैक्स पे नहीं करते हैं, वो अपने पूरे साल भर में सैलरी से ही कटवा देते हैं थोड़ा थोड़ा करके। समझे मेरी बात? तो अभी वो इस काम में इन्वॉल्व होंगे। तो आप लोग के घर में ऐसा कुछ है तो आप लोग खुद भी कैलकुलेशन कर सकते हो। देखो, टीडीएस ऑन सैलरी इनकम, सबसे पहले आपको क्या लेना है? इनकम फ्रॉम सैलरी ले लेना है। जो भी आपकी सैलरी की इनकम होगी वो ले लो। ये अपन ने सीखा है कैलकुलेशन करना। इसमें माइनस क्या करना है? बाकी 5 हेड की इनकम बात नहीं हो रही है ना अभी, सिर्फ बात किसकी हो रही है? इनकम फ्रॉम सैलरी। इसमें माइनस क्या करना है? डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C से लेकर 80U तक का माइनस करना है। तो जो बचेगा उसको क्या बोलेंगे हम? टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी बोलेंगे। अब ये जो इनकम आई है ना, इसको चेक करो 2 मिनट के लिए क्या लिखा है। इफ
टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी इज नॉट मोर देन मिनिमम एग्जेम्पशन लिमिट, अगर आपकी टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी किससे ज्यादा नहीं है, मिनिमम एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा नहीं है, तो आपकी इनकम पर टैक्स जो आएगा कितना आएगा, नो टीडीएस, आपकी सैलरी से टीडीएस नहीं काटा जाएगा। इफ टैक्स पेबल इफ टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी इज मोर देन मिनिमम एग्जेम्पशन लिमिट, तो आपके सैलरी से टीडीएस काटा जाएगा। कितना काटा जाएगा, टैक्स ऑन अबव सैलरी इनकम एज पर एप्लीकेबल स्लैब रेट, जो भी स्लैब रेट से आप ये जो आपने निकाला ना ये वाली इनकम, इसके ऊपर आप स्लैब रेट से टैक्स कैलकुलेट कर दो। स्लैब रेट समझते हो ना, उसमें रिबेट ले लो कितना, 12,500 तक का, लेकिन कब आप रिबेट लोगे, क्या लिखा है कंडीशन, इफ एसईसी इज रेसिडेंट एंड सैलरी इनकम इज नॉट मोर देन 5 लाख, तो यहां पर आप रिबेट ले लो। हाँ, अब यहाँ पे बात सैलरी की, और इसलिए सैलरी की इनकम को देखना है, 5 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो इसमें आप इसको माइनस कर दो तो बचेगा कितना, ये बचेगा। अब मान लो आपकी सैलरी के ऊपर टैक्स ही 10,000 आ रहा है, तो रिबेट लेने के बाद कितना आ गया, 0, तो टीडीएस यहां पे भी नहीं कटेगा। नहीं समझे? तो अब आपका जो भी यहां पर अमाउंट आया उसके ऊपर क्या ऐड करेंगे यश, एजुकेशन सेस जोड़ेंगे। ये दोनों जोड़ने के बाद जो अमाउंट आएगी उसको बोलेंगे टीडीएस ऑन सैलरी। हाँ ठीक है, चलो अब अपन बात करेंगे टीडीएस ऑन रेंट। टीडीएस ऑन रेंट देखो, अभी मैं टीडीएस का थ्योरेटिकल पार्ट नहीं बता रहा हूं, कैलकुलेशन वाला पार्ट बता रहा हूं। इसलिए मैंने बोला टीडीएस चैप्टर का 70% अभी हम पढ़ रहे हैं, 30% जब वो चैप्टर में आऊंगा तब पढ़ाऊंगा। टीडीएस ऑन रेंट, अगर आप कहीं से रेंट कमाते हो, जैसे फॉर एग्जांपल ये जगह किराए की है तो मैं रेंट पे करता हूं, तो किसको पे कर रहा हूं, यहाँ के ओनर को, तो ओनर कमा रहे हैं ना रेंट, ठीक है। तो हम यहाँ पर रेंट की इनकम की बात कर रहे हैं, रेंट के एक्सपेंस की बात नहीं कर रहे हैं। इफ अमाउंट ऑफ रेंट इज नॉट मोर देन 2,40,000, अगर साल भर में रेंट की अमाउंट किससे ज्यादा नहीं है तो नो टीडीएस। और रेंट की इनकम अगर 2,40,000 से ज्यादा है तो टीडीएस कितना कटेगा, अगर बिल्डिंग की बात हो रही है तो 2%, और प्लांट मशीनरी अगर आपने किराए में दिया है तो 10% टीडीएस काट के वो करना है। तो रेंट की इनकम देख लेना भाई, 5 लाख रुपए रेंट होगा, और बिल्डिंग की बात हो रही है तो बिल्डिंग का कितना परसेंट लोगे, 2%, तो 5 लाख का 2% कितना होता है, 10,000। और प्लांट मशीनरी की बात होगी, उसके रेंट अगर आ रहे हैं तो 10% निकाल लेना, ठीक है। आगे टीडीएस ऑन इंटरेस्ट, ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये दिखेगा आपको क्वेश्चन में। टीडीएस ऑन इंटरेस्ट, ब्याज पर टीडीएस, ब्याज पर टीडीएस कितना कटता है, अगर अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट लिमिट से ज्यादा नहीं है। लिमिट क्या है मैं बाद में डिस्कस करूंगा इसके बारे में, है ना। अगर आपकी इंटरेस्ट की अमाउंट किससे ज्यादा नहीं है, लिमिट से ज्यादा नहीं है, तो टीडीएस नहीं लगेगा। और लिमिट से ज्यादा है तो टीडीएस कैसे आएगा, जो आपकी इंटरेस्ट की ग्रॉस अमाउंट है वो ले लो, मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय क्या करोगे 100, मतलब रेंट पे इंटरेस्ट कितना परसेंट, सॉरी इंटरेस्ट पर रेंट, इंटरेस्ट पर टीडीएस कितना लगता है, 10% लगता है। जो इंटरेस्ट की अमाउंट होगी उसका 10% निकाल देना, ठीक है। आगे टीडीएस ऑन कैजुअल इनकम, कैजुअल इनकम, कैजुअल इनकम अगर आपकी लिमिट से ज्यादा नहीं है तो टीडीएस नहीं लगेगा, और लिमिट से ज्यादा है तो 30% टीडीएस कट के आएगा। और लिमिट क्या है मैं जब इसका थ्योरेटिकल पार्ट कराऊंगा तब बताऊंगा। उसके बाद क्या है, कैलकुलेशन ऑफ शॉर्टफॉल, भाई ये तो मैंने बता ही दिया था आप लोगों को पहले। तो ये है भाई पूरा रूल किसका, टैक्स लायबिलिटी का। इतना अगर पढ़ोगे, अच्छा ये जो मैंने रूल बताया ये कंप्लीट 100% रूल है। अब जब क्वेश्चन बनाएंगे तो जरूरी नहीं हर क्वेश्चन में हर चीज देखने को मिले, ठीक है। क्वेश्चन जब बनाएंगे तो जरूरी नहीं हर चीज हर क्वेश्चन में देखने को मिले। तो एक बार छोटा सा रिवीजन करें। हाँ अभी इसमें एक चीज बची है आप लोगों के लिए, कौन सा वाला, स्लैब रेट अंडर न्यू स्कीम, और ये पूरा उसके बारे में रूल है, मैं जब पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा, अभी नहीं बता रहा उसके बारे में, ठीक है।
मेरी बात सुनो ध्यान से। इसका क्वेश्चन है ना, मैं आप लोगों को कल की क्लास में कराऊंगा, लेकिन आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, कल आने के पहले आप लोग है ना डिडक्शन चैप्टर का एक बार रिवीजन करके आना, क्योंकि सब तो समझ में आ जाएगा, डिडक्शन के बारे में जब मैं बात करूंगा वहीं पे फंस जाओगे, आगे नहीं बढ़ पाओगे फिर। ठीक है, डिडक्शन के कितने लेक्चर डाले हैं, शायद 3 लेक्चर है कि 4 लेक्चर है, उसमें मैंने रूल भी बताया है और कुछ क्वेश्चंस भी कराए हैं, तो उसको आप लोग, और ज्यादा बड़े बड़े लेक्चर नहीं है ना, 30-30 मिनट 40-40 मिनट के हैं, एक ही लेक्चर होगा जो 1 घंटे का है, तो आप है ना उसको आज दिन भर में कैसे भी करके कंप्लीट करो, और कल आप लोग उसको देख के आओगे तभी मैं आगे पढ़ा पाऊंगा। नहीं तो क्या होगा मालूम है, आप टैक्स लायबिलिटी को तो साइड में रख दो, टोटल इनकम की कैलकुलेशन में भी मार खा जाओगे आप, तो टोटल इनकम ही नहीं निकाल पाओगे तो टैक्स कहां से निकलेगा। टोटल इनकम निकालने के लिए आपको 5 हेड का नॉलेज प्लस डिडक्शन आपको आना चाहिए। ठीक है, चलो, तो इस चैप्टर में अब ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, गिन के मैं बोल सकता हूँ 10 12 15 20, ज्यादा से ज्यादा 20 क्वेश्चन होंगे, ज्यादा से ज्यादा वो करवाऊंगा, उसके बाद ये चैप्टर भी हमारा खत्म हो जाएगा। चलो क्लास 1, फिर अपन नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।